नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ईसी के चुनाव की तारीखों का ऐलान करते ही हिमाचल प्रदेश में सियासी बिगुल बच चुका है और इधर झारखंड में आईएएस अधिकारी के आरोपों से ईडी के भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और बाढ़ की भी विभीषिका लगातार यूपी झेल रहा है और यूपी में लगातार सीएम भी एक्शन मोड में है, लोगों की मदद कर रहे हैं। तमाम ये आज की बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारे तमाम संवाददाता, हमारे तमाम सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो से हर खबर पर अपडेट देंगे, ज्यादा जानकारी देंगे। बात होगी रिपोर्टर लाइव में तमाम संवाददाताओं से। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पूरे मामले की जानकारी दी, किस तरीके से चुनाव होंगे। और प्रदेश में आपको बता दें कि 12 नवंबर को चुनाव होंगे और साथ ही साथ 8 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल प्रदेश के चुनावों का ऐलान कर दिया है। वहीं मुख्य आयुक्त चुनाव जो है राजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि 55 लाख से ज्यादा मतदाता हिमाचल प्रदेश में हैं। वहीं 12 नवंबर को मतदाता मतदान करेंगे। वहीं 8 दिसंबर को जो नतीजे हैं वो हिमाचल प्रदेश के पहले चरण के आएंगे। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को चुनाव आयोग को गजट नोटिफिकेशन भी जारी करना होगा। वहीं 29 अक्टूबर की बात की जाए तो 29 अक्टूबर को उम्मीदवार अपने नाम भी वापसी ले सकते हैं। इसी को देखते हुए आज चुनाव आयोग ने चुनावों का जो ऐलान है वो हिमाचल प्रदेश में कर दिया है। वहीं पूरी तरीके से देखा जाए सभी उम्मीदवार अपने जो नामों का जो ऐलान होता है वो 29 अक्टूबर को जो है वापसी ले सकता है। उसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो है कहा है कि जिस तरीके की जो मतदान है वो 55 लाख से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मगर हिमाचल प्रदेश से कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ का सामना लोग कर रहे हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार कई जिलों का भ्रमण किया, दौरा किया, प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे, लोगों की समस्याओं को सुना। सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर और गोरखपुर जिले में सीएम पहुंचे, हवाई सर्वेक्षण कई इलाकों का किया और इसके बाद आपको बता दें कि तीनों जिलों के जो पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात की, राहत सामग्री उनको बांटी ताकि लोगों को राहत हो। और इस खबर पर पड़ताल की है हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिनों का बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा आज पूरा हो गया। मुख्यमंत्री ने आज महाराजगंज जिले और गोरखपुर जिले के कुछ इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सहजनवा और कैंपियरगंज में राहत सामग्री भी बांटी और लोगों को किट भी प्रदान किया। इस दौरान एरियल रूट से उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के बाद एक बेहद अहम अनाउंसमेंट भी किया जिसमें बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हुए मकानों को 1,20,000 रुपए का आंशिक क्षतिपूर्ति कर होने पर आपदा की स्थिति में जो जन हानि हुई है उसके लिए 4 लाख रुपए की सहायता देने की बात कही है और अंग भंग की स्थिति में 75,000 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता देने की बात कही है। दुधारू पशु हानि पर 37,500 रुपए तक की सहायता देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है और भेड़ बकरी आदि पर 32,000 रुपए की सहायता देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। इसके अलावा अन्य पशुओं के लिए भी सहायता देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है जिनमें सांप, बिच्छू, जंगली जानवरों द्वारा काटने पर भी तत्काल सहायता देने की बात यानी आर्थिक मदद देने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। फसलों के नुकसान पर भी सर्वेक्षण के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश किया गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में 3 दिन पहले ही ये निर्देश दिए थे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को कि मंत्री समूह बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा करें, वहाँ के लोगों का हालचाल जानें और शिकायतों की बात जो कुछ भी है वो सब कुछ शासन तक पहुँचाएं। इसके साथ ही तमाम बाढ़ प्रभावित ज़िलों में एक 24 घंटे एक्टिव रहने वाले कंट्रोल रूम की स्थापना के लिए भी मुख्यमंत्री ने ताकीद की थी। कुल मिलाकर ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का न सिर्फ दौरा कर रहे हैं बल्कि वहाँ हर राहत पहुँचाने की कोशिश में लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा फैसला ले रहे हैं और आपको बता दें जिसकी सराहना जो है सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के भी विधायक कर रहे हैं। और ये फैसला क्या है ये भी आपको बताते हैं, इस पर रोशनी हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा डाल रहे हैं।
राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्णयों से राज्य की जनता का दिल खुश कर रहे हैं। विकास की नई इबारत लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और ऐतिहासिक निर्णय यहां पर लिया है। इस निर्णय में ये कहा जा सकता है कि हर विधायक से 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों से जो विधायक हैं, उन सभी विधायकों से उनकी विधानसभाओं से जुड़े हुए विकास कार्यों से 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहाँ पर मांगे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि ये वो विकास के कार्य हों ताकि जो राज्य में जो विकास की रफ्तार धीमी पड़ी है वो तेज हो। साथ ही जो सरकार ने जो सपना देखा है, सपना ये कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह मना रहा होगा तो उस समय उत्तराखंड राज्य विकास की श्रेणी में उत्कृष्ट राज्यों की श्रेणी में आ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि उत्तराखंड राज्य विकास के लिए समर्पित होगा और जो आने वाला दशक है ये उत्तराखंड राज्य का होगा, तो ऐसे में कोशिश यही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस रास्ते पर चले और वो जरूरी है कि सभी क्षेत्रों का समुचित विकास हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निर्णयों से उन्हीं विकास को करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायकों से प्रस्ताव मांगे गए हैं ताकि सरकार उन विधायक के प्रस्तावों पर काम कर सके और राज्य में समुचित विकास हो, विकास की रफ्तार हो और जनता को उनका लाभ मिल सके। ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब युवाओं के साथ साथ राज्य की सभी जनताओं के क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना चुके हैं। पूरे उत्तराखंड को हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी जगह का, सभी विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सभी जगह से इस प्रकार की योजनाएं प्राप्त हों, उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे और जो प्लानिंग है, प्लानिंग के आधार पर जो योजनाएं पहले हो सकती हैं उनको पहले करेंगे और जिनके दीर्घकालिक जो काम है उनको दीर्घकालिक। बिहार के सियासी हलकों में अचानक खलबली बढ़ गई है और सत्तारूढ़ दल से जुड़े कद्दावर लोगों के बिहार के भी घरों में भी इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई है। और इस खबर पर हमारी संवाददाता रजनी शर्मा पड़ताल कर रही हैं। गलियारों में एक खास मुद्दा बना है केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार ताबड़तोड़ छापेमारियां। जी हां, बताते चले कि जेडीयू के करीबी माने जाने वाले और नेता और व्यवसायी गप्पू सिंह के घर पे जब छापेमारियां शुरू हुई तो इसके बाद खलबली मच गई। सत्तारूढ़ दल यानी जेडीयू और आरजेडी में ये लगातार ये हमले करने लगे कि केंद्र सरकार की इशारे पर ये तमाम छापेमारियां हो रही हैं। बताते चले कि कपूर सिंह के कुल 31 ठिकानों पर आज छापेमारियां हुई हैं और ये छापेमारी सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि झारखंड में भी हुई हैं। और खबर ये आ रही है कि झारखंड की ही टीम बिहार पहुंची है और ये छापेमारियां हो रही हैं। तो अब केंद्र सरकार पर लगातार सत्तारूढ़ दल निशाना साधने लगा है कि बीजेपी के इशारे पर ये तमाम केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं और नेताओं को परेशान कर रही हैं। हालांकि ये इशारा ये है कि पूरी तरह से बिहार सरकार को परेशान करने के लिए यानी जेडीयू और आरजेडी को परेशान करने के लिए बीजेपी की ये चाल है। लेकिन आखिर इस चाल के पीछे क्या वजह है? ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि जिस कपूर सिंह के घर पर छापेमारी लगातार चल रही है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इनके कई ऐसे व्यवसाय हैं, होटल व्यवसाय हैं और कई ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए व्यवसाय हैं जिन पर ताबड़तोड़ छापेमारियां चल रही हैं। और अगर इस छापेमारी का पूरी तरह खुलासा कर दिया गया तो कई सफेदपोश चेहरे सामने आएंगे, यानी कई लोग जांच के घेरे में एक बार फिर आएंगे। कैमरामैन निशांत के साथ रजनी शर्मा, इंडिया वॉइस। गुजरात विधानसभा चुनाव में यूपी से 1000 कार्यकर्ता जाएंगे और आपको बता दें कि 200 पदाधिकारी समेत 3 मंत्री भी जाएंगे। इस खबर पर पड़ताल की है हमारे सहयोगी प्रियम पाठक ने। आगामी गुजरात में विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत करने के लिए अब यूपी बीजेपी की तरफ से भी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को गुजरात भेजा जा रहा है, जिसमें पदाधिकारियों के साथ साथ जो राज्यसभा के सांसद हैं उनकी भी वहां पर ड्यूटी लगाई जा रही है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर पार्टी को लेकर ये नेता और पदाधिकारी रणनीति बनाएं। उत्तर प्रदेश से मंत्री दयाशंकर सिंह, जेपीएस राठौर और उनके साथ में मंत्री स्वतंत्र सिंह को गुजरात में तैनात किया जा रहा है। यहाँ पर इनको उन सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी जहाँ पर विपक्षी पार्टियाँ मजबूत नजर आ रही हैं। वहाँ पर मजबूती का उनके क्या कारण है, बीजेपी किस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकती है, इन सभी चीज़ों को लेकर वहाँ पर तैयारियाँ पूरी की जाएंगी। 200 से अधिक पदाधिकारी और 1000 के करीब कार्यकर्ताओं को
गुजरात भेजा जा रहा है और साफ तौर पर लक्ष्य है कि वहां पर इस बात को सुनिश्चित करना है कि कैसे पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। इसके अलावा लक्ष्य ये भी रखा गया है कि पिछले चुनाव में पार्टी जो सीटें जीती थी वापस उन सीटों को जीतना है और जिन सीटों पर बीजेपी जीत नहीं सकी थी उन पे हार का क्या कारण रहा था इसका पता लगाना है और उसका निवारण भी ढूंढना है, ताकि जो चुनाव है उसमें बीजेपी एक बार फिर अपनी जीत को दोहरा सके और एक नए इतिहास के साथ फिर से सत्ता पे काबिज हो। इसको लेकर सभी रणनीति बनाई जा चुकी है। संगठन की तरफ से पूरी संरचना की जा चुकी है कि किस तरीके से वहां पर पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं को काम करना है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से भी वहां पर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को तैनात किया जा रहा है, जिसमें यूपी की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है और शायद यही वजह है कि 1000 कार्यकर्ता और इसके अलावा कई पदाधिकारी और मंत्रियों को गुजरात में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी संगठन की तरफ से दी जा रही है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने वाला घटनाक्रम जो है उसका खुलासा होने के बाद अब कैबिनेट मंत्रियों की अपनी सुरक्षा की चिंता सभी को सताने लगी है और इसी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा। मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रचने वाले प्रकरण के बाद अब सीधे तौर पर उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट मंत्रियों को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। कैबिनेट मंत्री कोई भी हो, चाहे सतपाल महाराज हो, सुबोध उनियाल हो या गणेश जोशी हो, सभी ने अपनी सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंतन करने की बात कही है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, जो आपराधिक ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर अब कैबिनेट मंत्री चिंतित नजर आ रहे हैं। धामी सरकार ने भले ही अपराधियों पर नकल कसने की बात जरूर कही हो, लेकिन जिस प्रकार से ताजा घटनाक्रम उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में देखने को मिले हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्रियों की चिंता लाजमी है। उत्तराखंड में भले ही अभी ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्रियों को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल रही हो, लेकिन जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्रियों की हत्या की साजिश रचने के प्रकरण सामने आए, उसके बाद ये जरूरी है कि एक बार फिर गृह विभाग कैबिनेट मंत्रियों की सुरक्षा की समीक्षा करे, ताकि आने वाले दिनों में ये सुरक्षाएं और कड़ी हो सके और मंत्रियों की जो चिंता है वो चिंताएं दूर हो सके। क्योंकि उत्तराखंड शांत प्रिय प्रदेश है, ऐसे में यहाँ पर इस तरह के आपराधिक घटनाक्रमों का बढ़ना चिंता वाला जरूर कहा जा सकता है, लेकिन सरकार को अभी इस दिशा में सोचने की जरूरत है ताकि मंत्रियों की चिंता वाजिब हो सके और आम जनता भी सुरक्षित रह सके। कैमरामैन हसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। प्रयागराज में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी काशी प्रांत की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल रहे। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। प्रयागराज में काशी प्रांत की एक बड़ी बैठक भाजपा कार्यकर्ताओं की आयोजित की जा रही है। इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद मौजूद हैं और बाकायदा ये कहा जा सकता है कि अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस तरह से चीज़ों को आगे किया जाए, किस तरह से पार्टी में जो पदाधिकारी हैं उनका चयन किया जाए और इसको लेकर के काशी प्रांत से जुड़े तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इकट्ठा हुए हैं प्रयागराज के जिला पंचायत सभागार में और यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद मौजूद हैं। साथ ही साथ जो बड़ी संख्या में उनके प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ क्षेत्र के जो 2 सांसद हैं, उसके अलावा विधायक हैं, वो मौजूद हैं और इस पूरे कवायद में ये तय करने की कोशिश की जा रही है कि जो आगामी जिला पंचायत के और नगर निगम के चुनाव होने हैं उसमें पार्टी किस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस करे। उसके लिए न सिर्फ मंथन किया जा रहा है, ज़रूरी निर्देश किए जा रहे हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि जब जिला पंचायत और जब नगर निगम और मेयर के चुनाव घोषित होंगे तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करे। इसके लिए अभी से ही केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में प्रयागराज के जो काशी प्रांत है वहाँ के कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है। देखिए, एक ही लक्ष्य है कि नगर निकाय की जितनी भी इकाइयाँ, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका, चाहे नगर निगम, वहाँ कमल का फूल खिले। जो सुशासन देश में है, जो सुशासन प्रदेश में है, वही सुशासन हर नगर निकाय के अंदर आए और वह भाजपा के कमल से आएगा। ये आम जनता का भरोसा है, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। नगर निकाय के चुनाव में इस बार भाजपा बहुत शानदार प्रदर्शन 2024। ईडी के गिरफ्तार किए गए आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई को लेकर जानकारी आपको बता रहे हैं कि बड़ा आरोप उन पर लगाया गया है और आईएएस समीर बिश्नोई ने ईडी पर मामला गढ़कर फंसाने का आरोप लगाया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमार कार्रवाई से एक भूचाल सा आ गया, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। आपको बता दें, कल ईडी ने
इन लोगों को गिरफ्तार किया। समीर बिश्नोई के बंगले से ईडी ने 4 किलो हीरा और 45 लाख रुपए नकद बरामद किए। इसे लेकर पत्नी प्रीति बिश्नोई ने एक लेटर यहाँ के डीजीपी को दिया है। प्रीति बिश्नोई ने ईडी के ऊपर आरोप लगाया है कि हमारे पति के साथ ईडी दुर्व्यवहार कर रही है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज़, रायपुर। मथुरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के जंगलों में 13 साल की किशोरी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और इस पूरे खबर की सूचना हमारे सहयोगी मनोहर पटेल दे रहे हैं। मथुरा के थाना जैत इलाके पीएमबी पॉलिटेक्निकल को जंगलों में 10 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा 112 नंबर पुलिस पर सूचना दी, जहां आनन फानन में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटना की जांच शुरू कर दी। वहीं इस घटना की सूचना पाकर आला अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव भी मौके पर पहुंच गए। तत्काल प्रभाव से 5 टीम गठित कर इस घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। वहीं अगर मौके की बात करें तो डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने तमाम साक्ष्यों के बाद घटनाक्रम को बारीकी से परखा। फिलहाल इस मामले का कप्तान ने खुलासा करते हुए पड़ोस के ही रहने वाले संदीप को हिरासत में लिया और संगीन धाराओं में मुकदमे को दर्ज किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए संदीप को जेल तो भेज दिया, लेकिन अभी तक किशोरी के परिजनों की बात करें तो उनकी तरफ से कोई भी बात इस तरह की सामने नहीं आई है कि पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई थी। देखिए, आज 100 नंबर पे 112 पे एक सूचना आई थी, जिसके क्रम में ये जानकारी दी गई थी कि बच्ची 7-8 वर्ष जो प्रतीत होती है, उसका शव जो है ये अल्लेपुर गांव के पास और जो जैत में पीएमबी पॉलिटेक्निक है उसके पास झाड़ियाँ और जंगल टाइप का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या कहते हैं बच्ची का शव पड़ा हुआ है। पुलिस की टीम, जिसमें 112 की टीम तत्काल मौके पे पहुंची। उसके बाद हम सभी अधिकारीगण और सभी लोग मौके पे पहुंचे और एक बच्ची का शव प्राप्त हुआ है और जिससे प्रतीत होता है कि उनकी हत्या करी गई। ये पता चला कि अल्लाहगंज में के जंगल में गांव वाले ने फ़ोन किया मुझे कि ऐसे बात है, मां साहब एक डेड बॉडी पड़ी है जी और जंगल में जी। तो मैं यहाँ आया तो देखा मैंने कि पुलिस वगैरह सब है, यहाँ लगी हुई है पुलिस जांच कर रही है। रायबरेली में एक साथ 3 मौतों से सनसनी मची हुई है और आपको बता दें कि अलग अलग घटनाओं में एक महिला समेत 2 पुरुषों की मौत से हड़कंप मच गया है। पुलिस विभाग में भी हड़कंप देखने को मिल रहा है। इस खबर की ज्यादा अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी वारदात होने के बाद जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज 3 मौतें हो गई हैं। वहीं एक घटना ये हुई कि बाग में एक युवक का फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव पाया गया, जिसमें हड़कंप मच गया। और दूसरी घटना इस प्रकार हुई कि एक मजदूर का सड़क के किनारे खून से लथपथ शव पाया गया। वहीं तीसरी घटना गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही हुई, जिसमें एक बेरहम पति के द्वारा अपनी पत्नी को पीट कर मार डालता है। कल जबकि करवा चौथ का व्रत था और पूरी दुनिया करवा चौथ का व्रत पर्व मना रही थी, वहीं एक बेरहम पति के द्वारा अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हालांकि 3 हुई बड़ी वारदातों के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप देखने को मिला है और पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में दिख रही है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा जिले के पुलिस वालों को सतर्क किया गया है और ऐसी वारदात न होने पाए, इसके लिए बयान दिया गया है। इंद्रेश्वरी वाइफ ऑफ बच्चूलाल, उम्र लगभग 45 वर्ष, जो सोमवंशी खेड़ा अटौरा बुजुर्ग की रहने वाली हैं। पति पत्नी में आपस में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें पति द्वारा प्रहार किया गया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। गुरबख्शगंज पुलिस मौके पर पहुंच करके पीएम की कार्रवाई कर रही है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मम्मी का पापा मारना है, गटे दवाई पापा ने मारा है? हाँ। अच्छा, किस लिए मारा था? ऐसे है। ऐसे कितने भाई हो तुम लोग? 5 भाई हो। बहनें कितनी है? 2।
2 बहनें हैं। पापा शराब पीते हैं क्या? हाँ। अच्छा, डेली पी रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।